नहीं पूछना है किसी ने कुछ, तो मैं आइसोमेरिज्म ही करवा रही हूँ, आप एक बार देख लो क्वेश्चंस, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना उसमें से, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट टॉपिक जो आपका शुरू किया था इस चैप्टर से, दैट इज आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये पिछली क्लास में मैंने टॉपिक शुरू किया है एंड दिस वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। बस एक बार क्वेश्चन जो मैंने सेंड किए हैं देख लेना, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क, ठीक है। क्लियर, एक बार देख लो क्वेश्चंस, उसमें से जो नहीं समझ में आ रहा है मुझे बताओ, ठीक है। क्लियर, तो आइसोमर्स हमने पिछली क्लास में शुरू किया है बच्चे टॉपिक, ठीक है। व्हाट आर आइसोमर्स? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। और ये फिनोमेना क्या कहलाएगा, आइसोमरिज्म, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि कुछ दो क्वेश्चन जो है वो आइसोमरिज्म से भी मैंने डाले हुए हैं वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा करवाया था आपको उस दिन क्लास में, ठीक है। क्लियर, तो कितने तरह के आइसोमरिज्म है बच्चे? फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है, फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। सेकेंड इज ज्योमेट्रिकल, या इसको स्टीरियो आइसोमरिज्म भी कहते हैं बच्चे, स्टीरियो आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल, स्टीरियो आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल। एंड थर्ड इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये तीन तरह के आइसोमरिज्म आपने पढ़नी है। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है इससे एमसीक्यू असोसिएशन के क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरी का क्वेश्चन इन दो टॉपिक से बनेगा, स्टीरियो आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। इन दोनों टॉपिक से थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा और आपका जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है इसमें से एमसीक्यू एंड एसोसिएशन का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे बात समझ में, आपका जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है इससे एमसीक्यू एसोसिएशन का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये जो दो टॉपिक हैं स्टीरियो आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स, इससे थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इवन फाइनल एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन इससे, ठीक है। क्लियर, सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हाउ वी कैन डिफाइन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। क्लियर, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के 4 टाइप हैं बच्चे। फर्स्ट टाइप आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, ये फर्स्ट टाइप है इसका। सेकंड हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरिज्म, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरिज्म, ठीक है, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरिज्म। एंड व्हाट अबाउट थर्ड वन? थर्ड वन इज लिंकेज आइसोमरिज्म, थर्ड वन इज लिंकेज आइसोमरिज्म, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। ये 4 टाइप है किसकी, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की, ठीक है। फर्स्ट इज आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। सेकेंड इज हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरिज्म, थर्ड इज लिंकेज आइसोमरिज्म एंड फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। क्लियर, आगे बात समझ में, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। क्लियर, सो फर्स्ट टाइप जो है आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म? कंपाउंड विच गिव डिफरेंट आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन सॉल्यूशन, ठीक है। आयोनाइजेशन आइसोमर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ऐसे आइसोमर जो डिफरेंट आयन देते हैं जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं,
ठीक है, देखिए डिफरेंट आयंस, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है बच्चे हाउ वी कैन जस्टिफाई दैट दिस इज एग्जांपल ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर। कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपका ये जो एग्जांपल है वो आयनाइजेशन आइसोमर का एग्जांपल है। तो आप क्या करोगे, उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे। अगर वाटर में डिसॉल्व होकर वो डिफरेंट आयंस दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। और इसका टिपिकल और पर्टिकुलर एग्जांपल है इसका, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं CuNH3 5Br और ये सल्फेट। इसको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूं तो जसमीत ये कौन सा आयन देगा, व्हेन वी डिसॉल्व दिस सल्फेट आयन, ठीक है। अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये कौन सा आयन देगा, सल्फेट आयन। कबीर क्यों सल्फेट आयन देगा, ये व्हाई इट विल गिव सल्फेट आयन, बिकॉज सल्फेट इज आयनाइजेबल हियर, सल्फेट आयनाइजेबल है, इट इज प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, सल्फेट आयनाइजेबल है, ठीक है। तो अगर मैं इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करूं तो ये कौन सा आयन देगा, सल्फेट आयन देगा, बिकॉज सल्फेट इज आयनाइजेबल हियर, ओके। एंड व्हाट अबाउट इट्स अदर आइसोमर, इसका दूसरा आइसोमर कैसे बनेगा बच्चे, CuNH3 5 सल्फेट को अंदर कर दे और Br को बाहर कर दे। अब ये कौन सा आयन देगा, इट विल गिव ब्रोमाइड आयन, ठीक है, इट विल गिव ब्रोमाइड आयन। नाउ ब्रोमाइड इज आयनाइजेबल, अब ब्रोमाइड आयनाइजेबल है, ठीक है, क्लियर। तो याद रखना बच्चे NH3 के साथ एक्सचेंज नहीं होना आयन, ठीक है, क्लियर। ये Br ये इसके साथ एक्सचेंज होकर क्या बना सकता है, आयनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है, क्लियर। यानी आप इसको अगर डिसॉल्व करोगे इट विल गिव सल्फेट आयन, इस कॉम्प्लेक्स को अगर सेकंड कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व करते हो इट विल गिव ब्रोमाइड आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। एंड दिस वन इज एग्जांपल ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर। और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है कि जस्टिफाई दिस इज एग्जांपल ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर, ठीक है। तो आप पहला स्ट्रक्चर लिखोगे और ये कहोगे कि व्हेन वी डिसॉल्व दिस कंपाउंड इन वाटर इट विल गिव सल्फेट आयन, ओके। देन राइट डाउन द सेकंड आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है, एंड देन on dissolving second compound on water it gives bromide and justify that this is the example of ionization isomers, clear, okay। This is example of ionization isomer because they give different ions on dissolving in water। आप इसको water में dissolve करोगे they give different ions, clear है, ठीक है भाई। now second one is hydrate or solvate isomers, ठीक है। what is hydrate or solvate isomer, hydrate and solvate isomer where which vary or differ in water molecule, वो आइसोमर जो किसमें वेरी करते हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। पर याद रखना बच्चे वाटर मॉलिक्यूल को एक्सचेंज करने के लिए बाहर आयनाइजेबल आयन होने चाहिए, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक्सचेंज होके आइसोमर्स फॉर्म करेगा, पर वाटर मॉलिक्यूल को एक्सचेंज करने के लिए आयनाइजेबल आयन होने चाहिए, ठीक है। For example, CO, H2O6 and Cl3. How many isomers are possible for this complex? कितने आइसोमर पॉसिबल हैं? इसके तीन आइसोमर पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि एक्सचेंजेबल आयन कितने हैं यहाँ पे 3। तो पहला आइसोमर याद रखना मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहनी चाहिए, ठीक है। वैसे अगर मैं H2O5 कर दूं तो एक क्लोरीन अंदर आ जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 1 कितनी हो गई 6 और एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला गया, ठीक है। ये बन गया फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सेकंड कॉम्प्लेक्स में CO H2O4, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl2, यानी वाटर के कितने मॉलिक्यूल बाहर चले गए 2 और Cl, ठीक है, क्लियर। और एक और आइसोमर पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि एक क्लोरीन अभी बाहर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई CO H2O3 देन Cl3 देन 3H2, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स हैं हाइड्रेट आइसोमर, ये सारे हाइड्रेट आइसोमर के एग्जांपल हैं, ठीक है, जहाँ जो वेरी करता है इन वाटर मॉलिक्यूल, ओके। दिस टाइप ऑफ आइसोमर इज नोन एज अ हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर, clear, okay। and बच्चे if exchangeable ion are not present then hydrate isomers or isomerism is not possible, ठीक है। जैसे ये देख लो एग्जांपल CuH2O
6। यहाँ पे हाइड्रेट आइसोमरिज्म पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है बच्चे, क्योंकि बाहर एक्सचेंज करने के लिए आयंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रेट आइसोमर पॉसिबल नहीं हो। ठीक है, आगे बात समझ में, इसमें हाइड्रेट आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? सो क्लियर है हाइड्रेट आइसोमरिज्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज लिंकेज आइसोमरिज्म, एंड दिस इज ऑल्सो अ स्पेशल केस. This type of isomerism is given by a complex which contain ambidentate ligand. Okay, ये यहाँ पे नोट में लिख ही लेना बच्चे कि याद रहे आपको. ठीक है, कि लिंकेज आइसोमरिज्म इज गिवन बाय अ कॉम्प्लेक्स विच कंटेन ambidentate ligand. ठीक है, यानी वो कॉम्प्लेक्स देता है जो क्या कंटेन करता है? ambidentate ligand. ठीक है, ambidentate ligand जो कंटेन करेगा वो इस तरह के आइसोमरिज्म शो करेगा. ठीक है, विच कंटेन ambidentate ligand. और ambidentate ligand के एग्जांपल मुझे बताओगे? CNS. एक CNS ही नहीं अकेला, साइनाइड, NO2, साइनाइड, NO2 एंड थायोसाइनाइड. ठीक है, CNS. क्लियर? ये तीनों अगर लगे हो तो कौन सी आइसोमरिज्म होगी? लिंकेज आइसोमरिज्म. ठीक है, like COH2 then NO2. ठीक है, this one is example of linkage isomerism. ये लिंकेज का आइसोमरिज्म का एग्जांपल क्यों है? क्योंकि NO2 जो है वो NO2 जो है इट इज एग्जांपल ऑफ एम्बिडेंटेड ना, तो NO2 N के साथ भी लिंक करेगा और O के साथ भी. ठीक है, तो यहाँ पे ये एक तरह का लिंकेज आइसोमरिज्म शो कर रहा है. सेकेंड इसका एग्जांपल क्या होगा? COH2O5 देन ONO. ये सेकेंड एग्जांपल है इसका. ठीक है, ये सेकेंड एग्जांपल. ठीक है, क्लियर? ये सेकेंड एग्जांपल है इसका. ठीक है, क्लियर? सो रिमेंबर वेयर देयर इज अ ambidentate ligand, then that type of complex is the example of linkage isomerism. ठीक है, कोई एक ambidentate अगर ligand लगा हो, like cyanide हो, NO2 हो, ठीक है, CNS हो, तो वो सारा किसका एग्जाम्पल है बच्चे? लिंकेज आइसोमरिज्म. ठीक है, क्लियर है? एंड लास्ट वन, फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म. ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कब होगी बच्चे? जब साइमल्टेनियस दो कॉम्प्लेक्स लिखे होंगे. ठीक है, व्हेन देयर आर टू साइमल्टेनियस कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे साइमल्टेनियस दो कॉम्प्लेक्स लिखे होंगे, कैटायन दूसरा एनायन, तो लिगेंड जो है वो एक्सचेंज हो जाता है. तो ये भी क्लियरली आपको पता लग जाएगा कि इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म है. फॉर एग्जांपल CONH3 6 एंड प्लैटिनम Cl6. ठीक है, यहाँ पे दो साइमल्टेनियस कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं, तो इसका सेकेंड आइसोमर क्या बनेगा? लिगेंड एक्सचेंज हो जाएंगे, COCl6 और इधर क्या आ जाएगा? PTNH3 ये. ठीक है, आगे बात समझ में कि लिगेंड एक्सचेंज हो, तो लिगेंड गेट एक्सचेंज हियर. ओके, क्लियर? सो ये किसका एग्जांपल है? कोऑर्डिनेशन आइसोमर. ठीक है, सो बच्चे दीज आर एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच आर डिफर इन स्ट्रक्चर. ठीक है, जिनमें जो डिफरेंस है वो किसका है? स्ट्रक्चर का डिफरेंस है. ठीक है, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयन करके. क्लियर? ओके, तो बच्चे ये जनरली एमसीक्यू के क्वेश्चन में आते हैं. एमसीक्यू का क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत रेयरली है. ठीक है, थ्योरी का क्वेश्चन मैंने बताया वो क्वेश्चन है फर्स्ट, जस्टिफाई दिस एग्जांपल ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर. ठीक है, और मैंने पहले ही क्लियर किया हुआ कि ये दोनों यहाँ से थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा, स्टीरियो आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर, इन दोनों से बनता है. ठीक है, व्हाट इज स्टीरियो आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? हाउ कैन यू फाइंड ज्योमेट्रिकल और स्टीरियो आइसोमर? बच्चे आइसोमर्स which vary or which have different structure according to arrangement in space. ठीक है, clear? Geometrical or stereoisomers are those isomer which vary according to the structure or position of
सब्स्टिट्यूएंट और लीगेंड इन स्पेस। स्पेस में अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होगी सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जो लीगेंड या सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, ठीक है। जो वेरी करते हैं अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट उनको कहते हैं स्टीरियो और ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है, क्लियर। which vary in the arrangement of ligand in space. Isomers which vary in the arrangement of ligand in space. Okay? Stereoisomers or geometrical isomers are those isomers which vary in the arrangement of ligand in space with respect to center atom. लिख सकते हो, ठीक है। Which vary in arrangement of ligand in space with respect to ligand. Ligand के respect to arrangement जो है वो वेरी करती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो और ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है, क्लियर। और याद रखना बच्चे, अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है स्ट्रक्चर कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तब किस तरह की स्टीरियो आइसोमरिज्म होगी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो किस तरह की स्टीरियो आइसोमरिज्म होगी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर सेंटर एटम के आसपास 4 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तो शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, क्लियर। तो आपने इस चीज को ध्यान में रख के अरेंजमेंट बनानी है कि तो शेप आइदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्लियरिफाई कर दूं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये रीजनिंग क्वेश्चन है, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों नहीं शो करता, कि सेंटर एटम के साथ जो लीगेंड लगे हैं वो एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, ठीक है, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है, क्लियर। लीगेंड अटैच्ड टुवर्ड सेंटर एटम आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है, मतलब क्लोज है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्लियर। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लीगेंड विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर एटम आर एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज हैं, ठीक है। इस करके उनका जो स्ट्रक्चर है ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम किसके लिए देखेंगे, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, क्लियर, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए। तो इसके बच्चे इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना आपने ध्यान रखना है, इसको डिवाइड किया टाइप 1 टाइप 2। तो टाइप 1 क्या होता है, टाइप 1 होता है M A2 B2 type. What is M here? Center atom. A and B are ligands. ठीक है? M is center atom and A and B are ligands. M center atom है बच्चे यहाँ पे और A और B ligand है। बस केवल आपने कुछ नहीं करना, केवल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देना कि अरेंजमेंट कैसी है। तो पहले यहाँ मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। तो टेट्राहेड्रल तो होगा नहीं, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। सो इस तरह से बन जाएगा M A एंड B B। ये किस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, सिस आइसोमर है ये, ठीक है, इट इज अ सिस आइसोमर, सिस आइसोमर है ये, ठीक है, इट इज अ सिस आइसोमर बिकॉज द लिगेंड प्रेजेंट ऑन सेम प्लेन, एक प्लेन में प्रेजेंट है ना, ठीक है, ये सिस आइसोमर है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट ट्रांस, ये ट्रांस आइसोमर है, ठीक है, दिस इज ट्रांस आइसोमर, ये ट्रांस आइसोमर है, ठीक है, सिस एंड ट्रांस, ठीक है, सिस एंड ट्रांस, क्लियर, ऐसे ट्रांस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्क्वायर प्लेनर आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। सेकेंड टाइप है इसका A2BC, ठीक है, A2BC, जहाँ पे ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है और दो अलग अलग है, ठीक है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम और ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। बच्चे मैंने इसको ऐसे इस तरह क्यों लिखा है कि आपको इसके अकॉर्डिंग कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हो तो आपने ध्यान रखना जो सेम है उसको आपने एक्सचेंज कर देना। जैसे मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूँ CO देन H2O ट्वाइस, ठीक है, एंड देन Cl एंड NO2। तो ये इस तरह का एग्जांपल हो गया, Ma2 H2O दोनों सेम है और B और C यानी Cl और NO2 क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। ये इसी तरह का एग्जांपल, इस तरह के कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल,
ठीक है, तो इसका आइसोमर किस तरह बनेगा भाई? कभी उधर ध्यान मत दे, इधर ध्यान दे, ठीक है, अपने काम से मतलब रखो आप। बी एंड सी यू कैन नॉट चेंज, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सिस, ठीक है, और इसका ट्रांस कैसे बनेगा? ये ए और ए को अपोजिट साइड लगा दो और बी और इधर आ जाएगा सी, ठीक है, सिस और ये ट्रांस हो गई, ये ट्रांस स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, ये ट्रांस हो गई, यानी बी और सी को अपोजिट कर दिया, मतलब आपने इसके अकॉर्डिंग इसे ट्रांस बना देना, ठीक है। ए जो है वो एक सेम साइड पे एस हो गया, अगर ऑपोजिट साइड पे चला गया तो क्या बन गया? ट्रांस बन गया। सेम अगर इसके थ्रू बनाना हो, H2O को सेम साइड पे रख दोगे, सिस बन जाएगा, H2O ऑपोजिट साइड पे चला गया, ट्रांस बन जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में? मुझे ये एक्चुअली ना टॉपिक इतना सौखा है, ठीक है, आगे गल समझ, ये फ्री दे 3-4 नंबर है यार, ठीक है, केवल स्ट्रक्चर सही बनाना आना चाहिए था, ठीक है। आगे बात समझ में? क्लियर? कहाँ प्रॉब्लम आएगी? ऑप्टिकल आइसोमर में थोड़ा सा वहाँ में प्रॉब्लम आती है, पर अगर वो भी समझ में आ गया फिर बन जाते हैं वो भी स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर? नाउ थर्ड टाइप क्या है इसका? जहाँ पे तीनों सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। थर्ड टाइप इज MABC, ठीक है, तीनों डिफरेंट हो जाएंगे। थर्ड MABC, M मेटल, ठीक है, ABCD, जो चारों लिगेंड है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, यानी M सेंटर एटम है। इसमें आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जो एक लिगेंड है ना उसकी पोजीशन को शिफ्ट नहीं करना, उसको फिक्स पे रखना, ठीक है। जैसे A है उसको एक ही पोजीशन पे रखना है, उसको एडजस्ट मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक्सचेंज नहीं करना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बनते हैं वो बना लेने, ठीक है। ऐसे मैंने A को यहाँ पे फिक्स रखा कि मैंने A की पोजीशन चेंज नहीं करनी, A को यही रखना है, A की पोजीशन नहीं चेंज करनी, बाकी जितने भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उनकी आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट डायग्राम में D को इधर ले आओ, ठीक है, D को मतलब D इधर कर दो, B इधर कर दो, पर A वही रहेगा, ठीक है। ये पहला स्ट्रक्चर बन गया। सेकंड स्ट्रक्चर मैंने D को यहाँ ले रख लिया और B को यहाँ कर दिया, ये सेकंड स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, बट A को वही रखना, A की पोजीशन ही चेंज करनी, ठीक है। ये दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर? A की पोजीशन नहीं चेंज करनी, A को वही रखना है, ठीक है। अब मान रहे हैं कि उसके रेस्पेक्ट टू हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, A के रेस्पेक्ट टू पोजीशन आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड आप ये कर दो, C को यहाँ ले आओ और D को इधर ले जाओ। थर्ड C को नीचे ले आए, D को ऊपर ले आए, ठीक है। आगे बात समझ में? ठीक है, अभी भी A को मैंने वही रखा, A की पोजीशन को चेंज नहीं किया, ठीक है। आगे बात समझ में? और लास्ट आप C को यहाँ ले आओ और B को इधर ले आओ और B को इधर ले आओ, ठीक है। क्लियर? तो ये 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर इसके बन सकते हैं, A की पोजीशन वही रहेगी, ठीक है। A के रेस्पेक्ट टू हमने पोजीशंस को क्या कर दिया? एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। क्लियर? और बनते हैं तो बना लो, ठीक है। आगे बात समझ में? याद रखना A की पोजीशन को आपने शिफ्ट नहीं करना, ठीक है, A की पोजीशन वही रखनी है, बाकी आप रेस्पेक्टिव पोजीशंस को क्या कर दो? चेंज करो। क्लियर है? ठीक है भाई, ठीक है। तो ये किस तरह के आइसोमरिज्म कहलाएगी बच्चे? इट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। और ये कौन से आप कंपाउंड देख रहे हो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4, ठीक है। नाउ वी डिस्कस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। ज्योमेट्रिकल और स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है, ठीक है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वो एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर? तो इसमें 2 तरह की आइसोमरिज्म होती है बच्चे, ठीक है। फर्स्ट है सिस एंड ट्रांस। तो पहले मुझे ये बताओ बच्चे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। क्लियर? इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज 6 देन शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, ठीक है। क्लियर? पहले तो शेप ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल शेप होगी इसकी, ठीक है, यानी 4 जो है प्लेन में और
दो ऊपर नीचे होते हैं। मैं ड्रॉ कर देती हूँ स्ट्रक्चर। पहले हम इसके भी टाइप देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है MA4B2। ठीक है, MA4B2। कोऑर्डिनेशन नंबर मिला के देख लो, 4 and 2 6। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा M। ये वजह टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, दिस इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हाँ सॉरी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्लियर। अब इसके सिस एंड ट्रांस आइसोमर कैसे बनेंगे? देखो ये सिस आइसोमर है, ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे। ठीक है, ये दोनों चाहे ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, ये सिस आइसोमर होंगे। ठीक है, बच्चे एडजेसेंट पोजीशन होनी चाहिए, ਇੱਥੇ रख दो ਇੱਥੇ रख दो, ਇੱਥੇ एडजेसेंट होनी चाहिए दो पोजीशन। ठीक है, क्लियर। केवल एक स्ट्रक्चर पे शो करना आपने सिस, समझ में आ गई बात? कोई एक स्ट्रक्चर उसके रेस्पेक्ट टू ट्रांस बनेगा। ठीक है, पोजीशन एक बार ही एक जगह पे रखनी है आपने। ठीक है, किन्ने मर्जी नहीं बना देने हैं, उधर रेस्पेक्ट टू ट्रांस बनता है। ठीक है, जरा आ स्ट्रक्चर होएगा उधर रेस्पेक्ट टू ट्रांस बनना है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पोजीशन रखी उसके रेस्पेक्ट टू ट्रांस बनेगा। ठीक है, तो ये सिस आइसोमर है बच्चे। तो इसका ट्रांस आइसोमर कैसे बनेगा? ये बी इधर और ये बी इधर, ये ट्रांस आइसोमर बन जाएगा। ऐसे ऊपर नीचे, ये ट्रांस आइसोमर होता है। दिस इज ट्रांस आइसोमर, ये ट्रांस है। ठीक है, सिस ऐसे एडजेसेंट पोजीशन पे जाएगा और ट्रांस जो है ऑपोजिट, ये ट्रांस आइसोमर है। ठीक है, दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस आइसोमर। ठीक है, इसके लिए याद रखना बच्चे कि सिस एंड ट्रांस आइसोमर कब बनेगा? जब 4 लिगेंड जो है वो एक तरह के हो और 2 डिफरेंट हो। ठीक है, 4 सेम टाइप एंड 2 डिफरेंट। आगे बात समझ में? जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, इसका कुछ टिपिकल एग्जांपल है। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ बच्चे। ठीक है, इसका एग्जांपल है, देखो ये CO EN2 and Cl2। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। CO EN2, मैंने बोला था ना EN को 2 है तो 4 काउंट करेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4 2 6। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आता है ड्रॉ करने के लिए सिस एंड ट्रांस। ठीक है, क्योंकि EN जो है ना वो 2 के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है ना आउटलाइन वैसे बना लेनी है, इस तरह से। ये बना लिया। ठीक है, सिस आइसोमर। ठीक है, ये सिस आइसोमर इसका। ठीक है, ये सिस आइसोमर है इसका। आगे बात समझ में? ठीक है, दिस इज सिस आइसोमर। और ये ड्रॉ करने के लिए आता है बच्चे एग्जाम में। ठीक है, आगे बात समझ में? ये सिस आइसोमर है इसका। ठीक है, दिस इज सिस आइसोमर, ये सिस आइसोमर है। ठीक है, ये सिस आइसोमर है इसका। क्लियर? ओके, एंड व्हाट अबाउट ट्रांस आइसोमर? ट्रांस आइसोमर कैसे ड्रॉ करोगे? ये Cl इधर हो जाएगा और EN इधर आ जाएगी। ठीक है, ये ट्रांस आइसोमर है इसका। ठीक है, दिस इज सिस एंड दिस वन इज द ट्रांस आइसोमर। ये ट्रांस आइसोमर। ठीक है, दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ये चीज याद रखनी है मुझे। ठीक है, ये याद रखिए, ड्रॉ करने के लिए इसमें से क्वेश्चंस बनने हैं। ठीक है, क्लियर? इसमें एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि 4 जो है वो एक तरह के और 2 डिफरेंट। ठीक है, क्लियर? जिसको हम कहते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन 4 के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, क्लियर? एंड नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन 6 के लिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन 6 के लिए, ठीक है, 4 and 2 ये ध्यान रखना। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल है इसका, सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन A कितने हो 3 और B भी 3।
ठीक है, A3 and B is also 3। तो यहाँ पे सिस एंड ट्रांस नहीं बनते, इसका नाम चेंज हो जाएगा बच्चे। ये अब ध्यान से पहले स्ट्रक्चर देख लो किस तरह से बना, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है ना, ठीक है। तो इसमें देखो A को ऐसे रखना है, इस पोजीशन में, इस पोजीशन, ठीक है, क्लियर। और B जो है बाकी पोजीशन जो बची हुई वहां रखेंगे। इसको कहते हैं FAC, फेस या फेशियल आइसोमर कहलाता है, ठीक है। फेक एंड मर इसका नाम है एक्चुअली, ठीक है। फेक दिस एंड सेकंड इज मेरिटेरियल, मर आइसोमर कहते हैं, ठीक है। दिस इज फेस, ठीक है, जहाँ पे तीनों एटम फेस कर रहे हैं, ठीक है, असल फेशियल और फेस आइसोमर, ठीक है, क्लियर, ओके। तो यहाँ ध्यान रखना बच्चे, ये वाली पोजीशन रखनी है आपने, बाकी पोजीशन पे B लगा देना, ठीक है, क्लियर। एंड मर आइसोमर कैसे बनेगा, इसका मेरिडेरियन कहते हैं इसको, ठीक है, क्लियर। उसकी पोजीशन ऐसे होगी बच्चे, देखो A ये ऐसे 3 कंटिन्यूअस पोजीशन और B ऐसे इस तरह से 1 2 3 और ये इस तरह से 1 2 3, ठीक है। इट इज मर या मेरिडेरियन, फेक एंड मर कहते हैं, ठीक है, क्लियर। सो A3 B3, ठीक है, फर्स्ट A इस पोजीशन में और बाकी बची हुई पोजीशन में B सबस्टिट्यूएंट लग जाएगा। और जब सेकंड बनाओगे तो कंटिन्यूटी में 3 और ये कंटिन्यूटी में 3, ठीक है, इसको कहते हैं फेक एंड मर, ठीक है। तो याद रखना बच्चे 4 and 2 सिस एंड ट्रांस, 3 and 3 जो है फेक एंड मर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्लियर, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे इस तरह से हो लाइक CO H2O3 HCl3, ठीक है, तो सेम जहाँ पे AAM है वहाँ पे H2O लगा देती हूँ, H2O, ये H2O और ये H2O, और जहाँ B है वहाँ पे क्या लगा दें हम, Cl लगा दें, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, क्लियर, फेक। एंड जहाँ अगर आप इसका मर आइसोमर बनाना है तो जहाँ पे A है वहाँ पे क्या लग जाएगा, वाटर लग जाएगा, और जहाँ BB है वहाँ क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, ठीक है। सो H2O देन H2O एंड H2O, इधर Cl और Cl, ठीक है, क्लियर। तो रिमेंबर इन द केस ऑफ 3 and 3, ठीक है, आइसोमेरिज्म इज नॉट द फेक एंड मर, ठीक है। आपको केवल डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना, लिखना है यहाँ पे कुछ नहीं, केवल डेफिनेशन अगर डिफाइन करना ऊपर डिफाइन कर दो कि दिस वन इज एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है, एंड टाइप ऑफ आइसोमर नीचे ड्रॉ कर दो, कुछ भी नहीं लिखना है इसमें, केवल आपको आइसोमर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है, ठीक है, क्लियर, ओके। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है या ऑप्टिकल आइसोमर्स, इवन ऑप्टिकल आइसोमर्स भी आपको डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करने हैं। सो इट इज क्लियर टू यू। इन द केस ऑफ 4 2 सिस एंड ट्रांस कैसे ड्रॉ करने हैं, ध्यान रखना बच्चे, 2 जो एटम है वो एडजेसेंट पोजीशन पे होने चाहिए और ट्रांस में अपोजिट पोजीशन पे होने चाहिए, ठीक है। ट्रांस में अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट हो वो ट्रांस हो, ठीक है, क्लियर। अगर एडजेसेंट पोजीशन बनती है तो दोनों क्या है, सिस, ठीक है। एंड फेक एंड मर में 3 3 जो है वो अरेंज करते हैं अपने आप, ठीक है, क्लियर। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं जहाँ पे लिगेंड जो है वेरी करता है पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम, ठीक है। हमने क्या चेंज किया बच्चे, लिगेंड की पोजीशन को चेंज किया इन स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम, मैंने यही किया ना, लिगेंड जो लगे थे उनकी पोजीशन को शिफ्ट कर दिया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आइसोमर्स बन जाते हैं। और याद रखना बच्चे, अगर आइसोमर्स डिफरेंट है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या होगा, फर्क होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होगी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी वेरी करेगी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी, ठीक है। आगे बात समझ में। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमर्स। पहले ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हैं, वो आइसोमर्स नहीं शो करेगा बच्चे, सिस एंड ट्रांस कैसे बनाओगे, अगले B2C2 4 एक तरह के होने चाहिए, 2 एक तरह के होने चाहिए, ठीक है, तब वो सिस एंड ट्रांस शो करेगा, ठीक है। अब बच्चे ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, बच्चे ऑप्टिकल आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉट सुपर इम्पोजिबल।
Optical isomers are those compound which are mirror image of each other but not superimposable. Okay, optical isomers are those compound which are mirror image of each other but not superimposable. Optical isomers are those compound which are mirror image of each other but not superimposable. ठीक है, जैसे आपके ये दोनों हाथ हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं बट वी कैन नॉट सुपर इम्पोज. सुपर इम्पोज का मतलब अगर मैं उठा के रखूँ ऐसे तो अंगूठा कवर नहीं होता. आगे बात समझ में, अंगूठा रह जाता. ये सुपर इम्पोजिबल है बट ऐसे नहीं सुपर इम्पोज करना, उठा के ऐसे ही रखना है स्ट्रक्चर. इसका मतलब ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा क्योंकि अंगूठा जो है कवर नहीं होता बच्चे. ठीक है, आगे बात समझ में. तो ऐसे इमेज जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो लगते हैं बट अगर आप उठा के ऐसा रखोगे तो एक दूसरे को कवर नहीं करते. ठीक है, आपके जो अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स में ऐसे बहुत से लेटर हैं वैसे जो मिरर इमेज हैं बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल. फॉर एग्जाम्पल P मिरर इमेज है बट अगर मैं ऐसे उठा के रखूँ सुपर इम्पोज नहीं करेगा. इसका मतलब ऐसा कंपाउंड जो मिरर इमेज है बट सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है. ठीक है, बट व्हाट अबाउट दिस, ये मिरर इमेज भी है बट सुपर इम्पोजिबल, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है. ये ऑप्टिकल आइसोमर का एग्जांपल नहीं है. जो कवर कर रहा है एक दूसरे को वो ऑप्टिकल आइसोमर का एग्जांपल नहीं है. कवर नहीं करना चाहिए था बच्चे. मिरर इमेज था है, अभी मिरर इमेज है बट कवर नहीं करना चाहिए. कवर करेगा, इसका मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है. ठीक है, और याद रखना बच्चे, ये आगे हमने पढ़ना भी है. ऑप्टिकल एक्टिव हर एक मॉलिक्यूल का खास कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, जो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है वही ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं. पॉइंट ऑफ सिमेट्री का मतलब जैसे मैं अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं उसमें जो जितने भी सब्सटेंट लगे सभी क्या हो, डिफरेंट. सिमेट्री का कोई पॉइंट ना हो. सिमेट्री का मतलब एक दूसरे को इक्वली डिवाइड ना करता. ठीक है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री जिसमें नहीं है वही ऑप्टिकली एक्टिव हो. ठीक है, क्योंकि आपको हेलो एल्केन और हेलो एरेन में भी ये टॉपिक पढ़ना है. ठीक है, क्लियर. ऐसे कंपाउंड जिनमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे. जिनमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. ठीक है, जिसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है इसका मतलब वो सुपर इम्पोज नहीं करेंगे एक दूसरे को. कवर, जैसे आपके दोनों हाथ हैं, इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, अंगूठा रह जाता है, कवर नहीं करता. ठीक है, ऐसा इसमें सिमेट्री है बच्चे, इस करके सुपर इम्पोज कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. आपको ये क्वेश्चन भी पूछेंगे कि ये दोनों आइसोमर्स हैं, इसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है. ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं. ठीक है, तो जब भी आपको ऑप्टिकल आइसोमर ड्रॉ करने होंगे तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, मिरर इमेज बनाओगे. ठीक है, मिरर इमेज ऐसे बनाओगे कि एक दूसरे के मिरर इमेज में तुम हो बट सुपर इम्पोज ना करें. मैं एग्जांपल देके आपको बताती हूँ. ठीक है, ऐसे आपको आ गया एग्जाम में कि ड्रॉ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर फॉर दिस कंपाउंड. क्योंकि ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा. ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों नहीं शो करेगा बच्चे, कि एक ही तरह के लिगेंड लगे हुए हैं. ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा, सिस एंड ट्रांस भी नहीं शो करेगा, फेक एंड बर भी नहीं शो करेगा, केवल ये है ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा. तो ऑप्टिकल आइसोमर बनाने के लिए पहले आपने मिरर बनाना है बीच में. ठीक है, इमेजिनरी मिरर. ठीक है, अब आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कोबाल्ट, और पहले जो नॉर्मल इसका जो शेप है ना दोनों तरफ ऐसे ड्रॉ कर लो इस तरह से. ठीक है, क्लियर. अब जो ईएन है इसको इस तरह से लगाना है कि एक दूसरे के मिरर इमेज हो बट सुपर इम्पोज ना हो. जैसे मैंने फर्स्ट ईएन यहाँ लगा दिया. ठीक है, ये भी यहाँ लगा दिया. ठीक है, सेकंड जो है यहाँ लगा दिया इसमें, तो यहाँ भी ऐसे ही लगा दिया मैंने इसको, ये लगा दिया. थर्ड यहाँ लगा दिया और इधर भी थर्ड यहाँ लगा दिया. ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये मिरर इमेज है बट सुपर इम्पोज नहीं करेगी क्योंकि मिरर इमेज है ना ये दूसरे पर. अगर मैं कवर इसको उठा के रखूँ तो ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा. इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है. इस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव. ये कंपाउंड, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर. वैसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰपाउंड. ठीक है, ये
मतलब कह सकते हैं खास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। लाइट जो कंपाउंड होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डेक्सोरोटेटरी और एक होते हैं लीवोरोटेटरी, ठीक है। एक कंपाउंड जो है प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करेंगे और दूसरा कंपाउंड जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा, ठीक है। रोटेशन लाइट को रोटेट करेंगे, ये आपने पढ़ना ऑप्टिक्स में पढ़ना है, वैसे प्लेन पोलराइज लाइट फिजिक्स में पढ़ना है आपने, हाँ ऑप्टिक्स में पढ़ना है, ठीक है, क्लियर। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो लाइट को रोटेट करते हैं, तो उसमें ये कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो लाइट को रोटेट करेंगे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड से, ठीक है। इसमें एक डेक्स्ट्रो है और एक लीवो होता है, ठीक है, क्लियर। अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसका मैं ऐसा, अब मान लो आपको ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जो मिरर इमेज तो हो बट सुपर इम्पोजिबल भी हो, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो इसका ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका? हाउ वी कैन ड्रॉ द ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। आपको ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कैसे बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर? बनेगा इसका ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा? नहीं बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। अच्छा एक और मैं कंपाउंड आपको देंगे, बना के देखो, नहीं बनेगा वैसे, ये स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक है। देखो 4 और Cl2। अब इसका आपने अच्छा मुझे पहले तो ये बताओ, ये जो मैंने कंपाउंड लिखा है इसमें कितने तरह के आइसोमरिज्म पॉसिबल है? हाँ बताओ, पहले तो बताओ कितने तरह की आइसोमरिज्म पॉसिबल है इसमें? एक तो सिस एंड ट्रांस होगी इसमें, ठीक है। सिस एंड ट्रांस एंड ऑप्टिकल दोनों आइसोमर शो करेगा ये सिस एंड ट्रांस भी शो करेगा एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बनाएगा ये, ठीक है। तो पहले आप ये याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर दोनों आइसोमर आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। इसका सिस एंड ट्रांस आइसोमर भी बनेगा, ठीक है, और फिर ऑप्टिकल आइसोमर भी बनेगा, ठीक है। तो हाउ वी कैन ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस, पहले हम सिस एंड ट्रांस देख लेते हैं, इसका सिस एंड ट्रांस आइसोमर कैसे बनेगा। हाउ वी कैन ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। सिस एंड ट्रांस आइसोमर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं बच्चे? इसका पहले सेम आपने जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये देखो Cl आप एडजस्टिंग पोजीशन पे रख लो, ये क्या बन गया? सिस आइसोमर है, ठीक है, दिस इज सिस आइसोमर, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट ट्रांस आइसोमर? यानी एक Cl ऊपर आ जाएगा, दूसरा Cl नीचे, ये ट्रांस आइसोमर बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। सिस एंड ट्रांस, ये सिस हो गया और ट्रांस आइसोमर हो गया, ठीक है, क्लियर। बच्चे याद रखना स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से क्वेश्चन आना ही है आपको, ठीक है, ये ड्रॉ करना आना चाहिए, इवन फाइनल एग्जाम का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आना ही है, ठीक है। तो दिस इज सिस एंड ट्रांस। सो नाउ हाउ कैन ड्रॉ द ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड? हाँ नहीं नहीं, इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर था बच्चे ट्रांस स्ट्रक्चर, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जो इसका ट्रांस स्ट्रक्चर बनाया था मैंने वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि वो सुपर इम्पोज करेगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ध्यान रखना बच्चे। इसका जो मैंने ट्रांस स्ट्रक्चर बनाया था वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि सुपर इम्पोज करेगा वो, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ऑप्टिकली एक्टिव है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका आइसोमर इस तरह से बन जाएगा। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल जनरली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है भाई, क्लियर। तो ये दोनों किस तरह के मिरर इमेज है? ऑप्टिकली एक्टिव है, जो सुपर इम्पोज करेंगे बट मिरर इमेज है बट सुपर इम्पोजेबल नहीं है, ठीक है। तो याद रखना इससे पहले जो मैंने ट्रांस आइसोमर ड्रॉ किया था वो ऑप्टिकली इनएक्टिव था, दिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्लियर, ओके। सो बच्चे याद रखियो एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए आएंगे,
ठीक है, आइसोमर्स आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगे, ठीक है, क्लियर। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे इस चैप्टर से, ठीक है, आइडेंटिफाई करना एंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आएगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। अब मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड बोर्ड पे लिख रही हूँ और आपने मुझे बताना है कि ये जो कंपाउंड है वो किस तरह के आइसोमरिज्म जो है वो शो करेगा। मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड आपको दे रही हूँ बोर्ड पे, ठीक है, यहाँ एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इन दीज कंपाउंड, ओके। द फर्स्ट वन इज first one and second one, third one, fourth one, फर्स्ट वन ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वन ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। व्हाट अबाउट सेकंड वन? आयनाइजेशन आइसोमर का एग्जांपल है ये, तभी मैंने मिक्स करके लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आयनाइजेशन आइसोमर है बिकॉज इट विल गिव सल्फेट आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, ठीक है। इसका दूसरा आइसोमर बनेगा, Cl बाहर आ जाएगा, सल्फेट अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये सल्फेट आयन देगा ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। व्हाट अबाउट थर्ड वन? ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा इसका, ठीक है, इट विल फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसका सिस एंड ट्रांस नहीं बनेगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट सेम है ना सारे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल नहीं बनेगा, इसका ऑप्टिकल आइसोमर ही बनेगा। मिरर इमेज बनाओगे इस तरह से जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करें, बट सॉरी मिरर इमेज हो बट नॉट सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। लास्ट वन लिंकेज आइसोमरिज्म है, बस आही प्रेजेंस ऑफ माइंड है बच्चे। दिस इज लिंकेज NO2 एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, लिंकेज आइसोमरिज्म है, ठीक है। इसका कि तो मैंने मिक्स करके लिखे हैं यहाँ पे, ये लिंकेज है। NO2 is the example of ambidentate ligand, this one is example of linkage isomer, okay। So I think the concept is clear to you। अब जो आपको मैंने क्वेश्चन सेंड किए थे ना, उसमें मैंने क्वेश्चन डाले थे, एक मैंने एक्चुअली केवल स्ट्रक्चर आइसोमर से ही क्वेश्चन डाले थे, ठीक है। करके देखना क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क, ठीक है, नेक्स्ट क्लास, क्लियर। तो कल मैं कुछ और एग्जांपल इससे दूंगी आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर अभी भी डाउट है इस टॉपिक में आपको, आप पूछ सकते हो बच्चे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लियर, ओके। ना मत भाई। हाँ जी अभिनंदन, क्या नहीं समझ आया उसमें? इसका मतलब है कि वो आपको आयनाइजेशन जो आपका आइसोमरिज्म वाला टॉपिक ही नहीं समझ आया है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं आपसे, इसका मतलब आयनाइजेशन जो आपका टॉपिक है पूरा आइसोमरिज्म ही नहीं समझ में आया, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे कुछ, जैसे आपका ये कंपाउंड है, ठीक है, इसमें कौन सी आइसोमरिज्म पॉसिबल है, ये पूछा था मैंने, ठीक है। फिर ये पूछा था इसमें कौन सी आइसोमरिज्म पॉसिबल है, आइसोमर बनाएगा या नहीं बनाएगा, ठीक है। फिर ये कंपाउंड है, मैंने ऐसे एग्जांपल आपको डाले हुए हैं, ठीक है। तो ये आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। इसके अगर आपको आइसोमरिज्म आइडेंटिफाई करनी, जितनी आइसोमरिज्म है ना वो सारी कहीं ना कहीं अप्लाई करनी पड़ेगी आपको इस पर, ठीक है। आपको जितनी आइसोमरिज्म मैंने पढ़ाई है, ठीक है, क्या कहीं ना कहीं इसको उसके ऊपर बैठाना पड़ेगा कि ये एप्लीकेबल है कि नहीं। थर्ड लिंकेज आइसोमरिज्म है, क्योंकि बाहर एक्सचेंज होने के लिए पहले तो कोई आयन है ही नहीं है। लिंकेज कब होगा? जब एम्बीडेंटेड लिगेंड लगा होगा। मैंने बताया था ना, अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो कौन सी आइसोमरिज्म पॉसिबल है? लिंकेज, ठीक है। इसको एक इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा इसका आइसोमर किस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको? एक तो ये बन गया, दूसरा क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से चेंज कर दो, ONO, ये लिंकेज आइसोमर बन गया इसका, ठीक है, क्लियर। और ये
आयनाइजेशन आइसोमरिज्म शो करेगा। इसको आप वाटर में डिसॉल्व करो, सल्फेट आयन देगा। ठीक है, इसको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगी सल्फेट आयन देगा, बिकॉज सल्फेट इज आयनाइजेबल। ठीक है, इसका दूसरा आइसोमर क्या बनेगा भाई, Cl को बाहर निकाल दो, सल्फेट को अंदर रखो। ठीक है, तो ये कौन सी आइसोमरिज्म देगा, अगर मैं Cl को बाहर निकाल दूं तो ये फिर कौन सी आइसोमरिज्म है, आयनाइजेशन। अब ये कौन सा आयन देगा, क्लोराइड आयन देगा, क्लोराइड आयन। ठीक है, तो ये कौन सी आइसोमरिज्म है, आयनाइजेशन। ठीक है, इसमें पॉसिबल है ना, तो ये पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल है पॉसिबल दोनों। अभिनंदन, पॉसिबल है कि नहीं, आपसे पूछ रही हूँ। नहीं पॉसिबल तो कौन सी पॉसिबल है इसमें, सिस एंड ट्रांस पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल तब पॉसिबल है। ज्योमेट्रिकल के लिए कंडीशन है बच्चे कि जो सबस्टिट्यूएंट है 4, अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करूं तो मैंने क्या बताया था उसके लिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपको ये याद रखना है MA4B2 होने चाहिए। है इसमें MA4B2 नहीं है ना, या फिर ये होना चाहिए MA2BC है। ये मतलब दो एक तरह के दो डिफरेंट लिगेंड है, ऐसे तीनों सेम तरह के आइसोमर, तीनों सेम तरह के आइसोमर। कहाँ लिगेंड डिफरेंट है, आइसोमर डिफरेंट है। देख एक ही तरह का आइसोमर है यहाँ पे, सॉरी लिगेंड है, ये एक ही तरफ दिया ना। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देखना, लिगेंड देखने हैं, लिगेंड लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे, दीज आर लिगेंड्स, लिगेंड्स है ये। ठीक है, ये इस कंडीशन को भी अब ये अप्लाई नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी पॉसिबल नहीं है इसमें। ठीक है, क्लियर। अब बचता क्या है बच्चे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बचती है। ठीक है, केवल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बचती है। ठीक है, तो ये क्या ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, मिरर इमेज बनाएगा जो कि सुपर इम्पॉसिबल ना हो। तो ये केवल कौन सी आइसोमरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, विल शो ओनली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, और इसका ऑप्टिकल आइसोमर कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, COEN3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ड्रॉ करने के लिए आता है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो EN कितने लगे हुए थे, 3 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। तो शेप क्या होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल, ये बना लिया। और इसके साथ ही दूसरा मिरर इमेज बना लेना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और जो EN है वो 2 के बीच में इस तरह से लगेगा, तो आपने ऐसे ड्रॉ कर लेना है उसको। ठीक है, इस तरह से डायग्राम जो कि मिरर इमेज हो बट सुपर इम्पोसिबल ना हो। ठीक है, मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोसिबल। ठीक है, क्लियर। ये बनेगा इस तरह से, ये मिरर इमेज है बट सुपर इम्पोसिबल नहीं है। ठीक है भाई, तो ये कौन सी आइसोमरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। आगे बात समझ में। अब मैं एक और एग्जांपल लिख रही हूँ, तो आपने बताना है कि ये कौन सी आइसोमरिज्म शो करेगा, COEN2 and Cl2। ये कौन सी आइसोमरिज्म शो करेगा, इट विल शो ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल भी शो करेगा और ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा। ज्योमेट्रिकल क्यों शो करेगा, पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, Cl एक साइड पे लगे हो सिस और अपोजिट साइड पे लगे हो तो ट्रांस। ठीक है, सिस और ट्रांस आइसोमर कैसे बनेगा भाई इसका, आप पहले कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग लिख लो इसको, 1 2 3 4 5 6। ये Cl इधर लगा है और जो EN है एक इस पोजीशन पे लगेगा और एक इस पोजीशन पे, तो ये क्या बन जाएगा, सिस आइसोमर। ठीक है, और ट्रांस कैसे बनेगा, ये Cl इधर और ये Cl इधर, ये EN दोनों इस तरफ। ठीक है, ये सिस है और ये ट्रांस आइसोमर, दिस इज एंड दिस इज ट्रांस। ठीक है, क्योंकि दोनों Cl एडजेसेंट पोजीशन पे है तो ये सिस है, और अपोजिट साइड पे है तो वो क्या, कौन सा आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है इसके। तो पहली आइसोमरिज्म में कौन सी शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, और सेकंड आइसोमरिज्म में कौन सी शो करेगा, ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल कैसे बनाओगे, इस तरह से इमेज बनाओगे कि ये दोनों मिरर इमेज हो बट दे विल नॉट सुपर इम्पोज ईच अदर।
ठीक है, तो दोनों तरह के आइसोमरिज्म शो करेगा ये, ठीक है, ज्योमेट्रिकल एज वेल एज सिस एंड ट्रांस, ठीक है। तो सिस एंड ट्रांस यहाँ बना हुआ है, इसका जो ऑप्टिकल आइसोमर है वो किस तरह से ड्रॉ करोगे, आपने मिरर इमेज ड्रॉ कर लेने हैं इस तरह से, ठीक है, ये CL, जैसे मैंने स्ट्रक्चर दोनों इसी तरह से बनाने हैं बच्चे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये और ये, ठीक है। तो ये मिरर इमेज है बट नॉट सुपर इम्पोजिंग, ठीक है, मिरर इमेज है एक दूसरे के। सुपर इम्पोज करना का मतलब क्या, अगर मैं इसको इसके ऊपर उठा के रखूं तो ये कवर नहीं करेगा इसको, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है, ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है बच्चे, सिस आइसोमर क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, और इसका ट्रांस आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन, ठीक है। सिस आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव and trans isomer is optically inactive because trans isomer is superimposable होता है, ठीक है। आगे बात सर, this compound will show two type of isomerism, ठीक है, क्लियर है। तो बच्चे इसी तरह से क्वेश्चन आने, आपको ड्रॉ करने के लिए आने, आइडेंटिफाई करने के लिए आने। आइसोमरिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एमसीक्यू और थ्योरी एज वेल, ठीक है। 1 to 1 मार्क्स के ज़्यादा तो नहीं, 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बट मैं अभी भी कहती हूँ बच्चे हर चैप्टर से 1-2 नंबर जो है ना मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जब मुझे पता हो ना कि ये क्वेश्चन आना ही है तो आपने उसको छोड़ना ही अच्छे से करना। अच्छा, कल मैंने एक और टॉपिक बताया था आपको, फेक एंड मर, मैंने ना उल्टा लिख दिया हुआ, उसको देख लेना, ठीक है। फेक एंड मर मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, फेक एंड मर आइसोमरिज्म मैंने कल बताया था आपको, ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया था, ठीक है, उसको एक बार देख लेना मुझसे, ठीक है। फेक एंड मर आइसोमरिज्म कब होगी, जब 3 and 3 मतलब 3 डिफरेंट लिगेंड लगे हो सेंटर एटम के साथ और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो 6, ठीक है। तो CO इसको कहते हैं फेशियल, फेक, ये फेशियल, इसको सही कर लेना, ये फेशियल, क्योंकि एक्चुअली ये फेस कर रहे हैं, तीनों एक साइड पे हैं, ठीक है, क्लियर, कैसे ये फेस आइसोमर, इसको सही कर लेना, ये फेस और फेशियल आइसोमर, FAC, ठीक है, ये फेस आइसोमर कहलाता है, फेशियल आइसोमर, ठीक है, क्लियर। और मेरिडियन और मर आइसोमर जो है मिड पोजीशंस को लेके बनाया हुआ है, ये यानी NH3 ये यहाँ पे और तीसरा NH3 इस पोजीशन में, ठीक है, ये वाली पोजीशन, ये मर आइसोमरिज्म कहलाती है, यानी ये Cl और ये Cl और ये Cl इधर, ठीक है, ये फेस एंड मर, ठीक है। ये वाली जो पोजीशन है ना, ये और ये कंटिन्यूअस पोजीशन, इसको फेस आइसोमर कहते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से जो है पोजीशन, ये क्या कहलाती है, मर आइसोमरिज्म, क्लियर, ठीक है भाई। सो अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है आइसोमरिज्म में, क्योंकि हमने 3 टाइप की आइसोमरिज्म पढ़ी हुई है, स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल और स्टीरियो आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर दोज आइसोमर विच डिफर इन पोजीशन ऑफ लिगेंड, ठीक है, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सिस एंड ट्रांस है, ठीक है, पोजीशन चेंज कर देनी है आपने लिगेंड की, सिस एंड ट्रांस, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सिस एंड ट्रांस एंड फेक एंड मर आइसोमरिज्म, ठीक है, क्लियर। एंड व्हाट अबाउट सेकंड हमने स्टीरियो आइसोमर या ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखा था, ठीक है। सॉरी, जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है वो 4 टाइप की है। कौन कौन सी 4 टाइप्स है? फर्स्ट इज आयनाइजेशन, सेकंड लिंकेज, थर्ड इज कोऑर्डिनेशन एंड फोर्थ वन इज हाइड्रेट, यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल एक्सचेंज होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के एग्जांपल है सिस एंड ट्रांस, फेक एंड मर, ठीक है। एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स which are mirror image but not superimposable, ठीक है। एंड रिमेंबर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कौन से होंगे? जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेते हैं, ठीक है। जो आइसोमर एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो ये एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन में, आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। जैसे इससे पहले मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था ट्रांसिस आइसोमर के लिए, जो ऑप्टिकली क्या था, एक्टिव, तो उसके लिए आपने ऑप्टिकली एक्टिव डायग्राम ड्रॉ करना है, तो ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है, क्लियर। तो बच्चे आईयूपैक, नेमिंग, आइसोमरिज्म, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
ठीक है। वैसे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक भी टॉपिक आपने नहीं छोड़ना, सीधी सी बात है, मैं साफ साफ अगर कहूँ तो आपने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना, ठीक है। इवन लीगेंड डेफिनेशन क्या है, एम्बीडेंटेड लीगेंड क्या होते हैं, चिलेशन क्या है, ठीक है, डेंटिसिटी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेड, ऑक्सीडेशन नंबर, होमोलिप्टिक, हेट्रोलिप्टिक, जो अभी तक पढ़ा है मैं उसमें से बता रही हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, आईयूपैक नेमिंग एंड आइसोमर्स, ठीक है। इसमें छोड़ने वाला कोई भी टॉपिक नहीं है, ठीक है। करना आपने सारा, नहीं समझ आता है देन हम फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे, जहाँ आपको क्लियर नहीं है कंसेप्ट आप पूछ सकते, ठीक है। बट अगर कोई चैप्टर करना है तो प्रॉपरली करना है, ठीक है। मतलब लूप होल नहीं होना चाहिए कि कल मुझे ये नहीं समझ आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम तब मानेंगे कि चैप्टर कंप्लीट हो गया जब आपको हर एक चीज़ प्रॉपरली आती है उसमें से, ठीक है, क्लियर। और क्लास में प्रॉपरली हो जाए, आपको टेस्ट के लिए ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, विद इन हाफ एन आवर 1 आवर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, इतना ध्यान से पढ़ना है हमें। समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 और 2 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन है बच्चे, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। इस अभी तक जो आपने टॉपिक किए हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये जो टॉपिक है कि 3 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम कहेंगे VPT थ्योरी, and with the help of this theory we can explain the structure, hybridization and magnetic behavior of complex or coordination compound. Okay, valence bond theory. With the help of valence bond theory we can explain structure, geometry, shape and magnetic behavior of complex or coordination compound. Clear? Valence bond theory, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसके थ्रू आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन, देन शेप एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर। एंड अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगेंड, ठीक है। सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बच्चे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरह का बॉन्ड होता है वैसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज टाइप ऑफ बॉन्ड जिसमें दोनों तरह की बॉन्डिंग है, कोवैलेंट एंड आयनिक, ठीक है, दोनों तरह की बॉन्डिंग होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ लीगेंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को दे रहा है, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, एक तरह से शेयर कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट टाइप ऑफ बॉन्डिंग है इसमें, ठीक है, क्लियर। बट यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, विद हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको एक्सप्लेन करना, आपको एक कंपाउंड दिया होगा, आपको क्वेश्चन में पूछेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, ठीक है, क्लियर। और इसका मैग्नेटिक भी है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, क्लियर। कौन सा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होता है रितेश, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, हाउ कैन आइडेंटिफाई द कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक होगा, और जिनमें पेयर्ड है वो डायमैग्नेटिक, ठीक है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक है, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना मैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा होगा। अगर सारे पेयर्ड हैं तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। और इससे एक और प्रॉपर्टी पता लग जाएगी, कलर ऑफ द कंपाउंड। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है देन योर कंपाउंड विल बी कलर्ड होगा कंपाउंड, ठीक है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है, कलर्ड है। अगर डी ऑर्बिटल वेकेंट हो गया सारा, ठीक है, या सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, कलरलेस, ठीक है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है देन योर कंपाउंड विल बी कलरलेस, ओके। तो ये जो थ्योरी है VPT थ्योरी, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, शेप, देन मैग्नेटिक बिहेवियर एज वेल एज कलर ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। इसके लिए आपने कुछ चीजें यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चे, उसको याद रखियो, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इफ the coordination number of complex compound will be 6, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, इसमें 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। फर्स्ट इज d2sp3, ठीक है, इसमें इनर d ऑर्बिटल यूज होता है, ठीक है। एंड सेकेंड इज sp3d2, और इसमें आउटर d ऑर्बिटल यूज होगा, ठीक है। sp3d2 यहाँ पे आउटर d ऑर्बिटल यूज होगा, समझ आ गई बात, क्लियर। एंड देन अगर dsp3 या sp2 d2 है तो
शेप क्या होगी मॉलिक्यूल की? दोनों केस में जो शेप है वो क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब इसमें याद रखना है कि ये इनर डी ऑर्बिटल कब यूज होगा, कंडीशन याद रखनी है। और इसके लिए कंडीशन क्या है? जब लिगेंड, लिगेंड दो तरह के होते हैं मुझे, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, दो तरह के लिगेंड है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड में क्या डिफरेंस है ये हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट CFT थ्योरी है अगली। ठीक है, उसमें। ठीक है, तो पहले हम यहाँ केवल इतना देख लेते हैं कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, तो sp3d², d²sp³ कब होगी? जब लिगेंड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड। और इसको लो स्पिन भी कहते हैं मुझे। लो स्पिन क्यों कहते हैं? इसका रीजन है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कम। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या कहलाएगा? लो स्पिन लिगेंड कहलाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? लो स्पिन लिगेंड। ठीक है, आगे बात समझ में कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, क्लियर, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है, तो उसको क्या कहेंगे? लो स्पिन। ठीक है, और वीक फील्ड और इसको क्या कहेंगे? हाई स्पिन। ठीक है, क्लियर। वीक फील्ड का मतलब क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे इस केस में। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या कहलाएगा? हाई स्पिन कहलाएगा। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लिख देती हूँ बच्चे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के एग्जांपल है कार्बोनिल, अमोनिया। ठीक है, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कार्बोनिल, अमोनिया, ये एग्जांपल आपने याद रखने हैं। ठीक है, साइनाइड, ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ईएन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के एग्जांपल है। कार्बोनिल है, अमोनिया, साइनाइड, ईएन, दे आर एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, वैसे आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है CFT थ्योरी, वहाँ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है, उससे आपको अप्रॉक्सीमेटली पता लग जाएगा कौन कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है, तो ये CO, LSC, CN, इवन NO2, दे आर एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और वीक फील्ड के कॉमन एग्जांपल मैंने वो लिगेंड यहाँ पे लिखे जो ज्यादा यूज होंगे आपको। ठीक है, और ऐसे ही वीक फील्ड जो यूज होंगे वो कौन से हैं? वाटर, ठीक है, फ्लोरीन, ठीक है, या जितने भी हैलोजन है, ठीक है, वो सारे किसकी कैटेगरी में आएंगे? वीक फील्ड। ठीक है, H2O, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, क्लियर, ये सारे किस में आ जाएंगे? वीक फील्ड लिगेंड। ये वीक फील्ड लिगेंड के एग्जांपल है। क्लियर, आगे बात समझ में? दे आर एग्जांपल ऑफ वीक फील्ड। वाटर हो गया और ऑल हैलोजेंस, ठीक है, वो वीक फील्ड लिगेंड में आएंगे। क्लियर, आगे बात समझ में? तो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो सेम अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? DsP²। ओके, फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड द हाइब्रिडाइजेशन विल बी DsP²। तो D कौन सा ऑर्बिट है? ये इनर D ऑर्बिट है, इट इज इनर D ऑर्बिट। ठीक है, क्लियर, और शेप क्या होगी बच्चे? स्क्वायर प्लेनर शेप होगी। शेप विल बी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, DsP² हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, क्लियर, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड के केस में sp3, ठीक है, एंड शेप विल बी टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप होगी। वैसे ये दो ही दिए हैं आपके बुक में, ठीक है, दो ही हाइब्रिडाइजेशन दी हुई है, एक तो D²sp³, सेकेंड इज sp³ D²। ठीक है, बट अगर ये नहीं दिया फिर मुझे बताओ, अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी तो शेप क्या होती है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल, ये है sp3 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप होती है। ठीक है, ट्राई क्या मतलब ट्राई टेट्राहेड्रल और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल पर जमीन आसमान का फर्क है बच्चे। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल 3 का शेप कैसा होगा भाई? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ये शेप होती है इस तरह से। ठीक है, आगे बात समझ में? तो पहले तो आपको ये याद रखना है, समझ में आ गई बात? सभी को ये याद रखना है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है
तो दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी. फर्स्ट इज डी स्क्वायर sp क्यूब, ठीक है, एंड डी स्क्वायर sp क्यूब इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड इसमें क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है तो उसको लो स्पिन कंसीडर करेंगे. शेप ऑक्टाहेड्रल ही होगी. ठीक है, क्लियर. एंड देन sp3 डी स्क्वायर है तो वीक फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल, शेप ऑक्टाहेड्रल ही होगी. ठीक है, आगे बात समझ में. और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, dsp स्क्वायर. ठीक है, क्लियर. और शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेन. ठीक है, पहले मुझे ये याद होगा तब आगे आपको समझ में आएगा कंसेप्ट सारा. ठीक है, ये याद होना चाहिए पहले. ठीक है, क्लियर. यानी कब sp कब वो इनर डी ऑर्बिटल यूज कर रहा है, कब आउटर डी ऑर्बिटल यूज कर रहा है. इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कब इनर डी ऑर्बिटल यूज करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे टोटल ऑर्बिट कितने यूज हो रहे हैं, 1 2 और 2 4. ठीक है, 4 यूज हो रहे हैं, 4 यहाँ यूज हो रहे हैं. ठीक है, यहाँ 6 है तो 6 यूज हो रहे हैं, 2d 1s 3p, यहाँ 6 ऑर्बिट यूज हो रहे हैं. आप ध्यान से देखो, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कितने ऑर्बिट यूज हो रहे हैं, 2d यूज हो रहा है, 1s यूज हो रहा है और 3p, 6 यूज हो रहे हैं. यहाँ भी देख लो, 1d 1s है 2p, यहाँ 4 ही यूज हो रहे हैं. ठीक है, और sp3 यहाँ भी 4 यूज हो रहे हैं. बट फर्क क्या है, लिगेंड का फर्क है. लिगेंड के अकॉर्डिंग आपकी हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होगी. ठीक है, अब इसको कुछ एग्जांपल से डिस्कस करते हैं. गिव सम एग्जांपल. ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन करना है आपने अटेम्प्ट. ठीक है, क्लियर. सो राइट डाउन, मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो राइट डाउन, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर शेप, explain structure, shape, hybridization, structure, shape, hybridization and magnetic behavior. Structure, shape and magnetic behavior of following complex. Structure, shape, hybridization and magnetic behavior of following complex according to VBT theory, valence bond theory. Explain structure, shape, hybridization and magnetic behavior. Explain structure, shape, hybridization and magnetic behavior of following complex according to VBT theory, valence bond theory. And the complex is, complex दिया हुआ है CO NH3 6 3 positive, ये complex दिया हुआ है. इस कॉम्प्लेक्स का आपने शेप बताना है. ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है. ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, कलर्ड है कि कलरलेस है. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका, सेंटर एटम का. तो मुझे बताओगे इसमें सेंटर एटम कौन सा है, CO, कोबाल्ट सेंटर एटम है. तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं क्योंकि अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है. ठीक है, क्योंकि +3 है तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +3. क्योंकि मुझे x अज्यूम करोगे तो ये तो 0 ही हो गया, तो कितना आ जाएगा, +3. ठीक है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन कितना आ गया, +3, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव. अब आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के लिए. स्टेप्स जैसे मैं बता रही हूँ वैसे याद रखिए मुझे. अब आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के लिए. पहले मैं कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ. कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, 27 है तो मैं आउटर इलेक्ट्रॉन केवल लिख रही हूँ. D7s2 कॉन्फ़िगरेशन होगी कोबाल्ट की, D7s2. समझ में आ गई बात. ठीक है, क्योंकि 18 तक आर्गन है, आर्गन के बाद D S में 2 जाएंगे और D में 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे. ठीक है, 27 तब बनेंगे क्योंकि 18 आर्गन 18 होता है ना, फिर उसका 4s2 में जाएगा तो हो गए 20, बचे कितने 7, डी में कितने जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे. ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन किसके अकॉर्डिंग लिखनी है आपने, 3 पॉजिटिव. 3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. तो आपने 3 इलेक्ट्रॉन जब निकालने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे S से, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. बच्चे याद रखना क्यों, क्योंकि 3 पॉजिटिव है तो पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा किससे, S से. 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए. ठीक है, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन और निकलना है तो किससे निकलेगा, D. तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी, D6. D6 के अकॉर्डिंग आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. समझ में आ गई बात.
D6 के अकॉर्डिंग। और जब भी आपने ऑर्बिट स्ट्रक्चर लिखना है D6 के लिए, ठीक है, तो ऑर्बिट स्ट्रक्चर जब आप लिखोगे तो पहले आएगा 3D। डी में कितने ऑर्बिट होते हैं भाई? 5 इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, ठीक है, 5 ऑर्बिट होते हैं डी में, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें, ठीक है। और एस खाली होगा तो कैसे इलेक्ट्रॉन निकल गया? ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल गया ना। 3D के बाद क्या आएगा? 4s के बाद क्या आएगा? p में कितने ऑर्बिट होते हैं भाई? 3, ठीक है, क्लियर? आगे बात समझ में, ठीक है। अब क्योंकि अमोनिया क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इनर डी ऑर्बिटल यूज करेगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए अंदर वाले ऑर्बिटल यूज करेगा, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसने अंदर के डी ऑर्बिटल यूज करने हैं, तो इसके लिए क्या करेगा? अपने लिए जगह बनाएगा। ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है ना, इसको खाली करेगा यहाँ, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ फिल है उसको खाली करेगा। कैसे खाली करेगा? इसको पीछे भेजेगा, पेयर अप कर देगा पीछे, ठीक है, और इन 2 ऑर्बिट को खाली कर देगा। समझ आ गई बात? जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो इस तरह से काम करते हैं कि इनको क्या कर देंगे? पेयर्ड कर देंगे, ठीक है। तो आप दोबारा फिर कन्फिगरेशन लिखोगे इसके लिए इस तरह से, ठीक है, 5, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 और 2 ऑर्बिट खाली हो जाएगा, ठीक है। इसको पीछे भेज देगा, पेयर अप कर देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये 2 ऑर्बिट खाली कर देगा अपने लिए, ठीक है। आगे बात समझने। अब आप इसको ऐसा जैसा है वैसे लिखोगे, ठीक है। अब कितने अमोनिया जाने हैं? 6 जाने हैं ना। अब 6 जाने के लिए कितने ऑर्बिट यूज होंगे? डी के 2, एस का 1 और पी के 3, यानी ये पूरी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे ये सारे, ठीक है। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? D2 sp3, ठीक है। डी के 2 ऑर्बिट, एस का 1 ऑर्बिट और पी के 3 ऑर्बिट, ठीक है। आगे बात समझ में। अभिनंदन, जो पूछना है मुझसे पूछ। हाँ बोल, अब क्या क्या पूछ रहा है? बच्चे जरा अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है एलिमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है ना। तो इलेक्ट्रॉन किस तरह फिल होंगे? पहला 1s जानते हैं, फिर 2s जानते हैं, उस अकॉर्डिंग में लिखा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहला 3D, फिर उसके बाद 4s 4p, इस तरह इलेक्ट्रॉन सीक्वेंस वाइज लिखे है कि इलेक्ट्रॉन अगला इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से जाऊंगा, ठीक है। एनर्जी वाइज 3D पहला फिल होगा, फिर उसके बाद 4s, ठीक है, फिर 4p, उस सीक्वेंस से लिखा हुआ है, ठीक है। और पीछे कितने सब ऑर्बिट होंगे पता है? डी से 5 होंगे, एस से 1 होंगे, पीछे 3 होंगे, इलेक्ट्रॉन 6 जाते हैं। समझ आ गई गल? ठीक है। डी से 5 ऑर्बिट है टोटल, तभी मैंने 5 लिखा है, 1 2 3 4 5। एस में कितना होता है? 1 होता है। पी में कितने होते हैं? 1 2 3, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं हर एक ऑर्बिट में। समझ आ गई बात? और ये सारा कहाँ पढ़ा है हमने? 11th में पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। ये सारा वहाँ पढ़ा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में है सारा, ये इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, ठीक है, क्लियर। पी में 3, डी में 5, एस में 1 और एफ में 7 ऑर्बिट होते हैं, इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। और ये कहाँ पढ़ा था हमने? क्वांटम नंबर में पढ़ा था सारा, ठीक है, क्वांटम नंबर में है सारा ये, ठीक है, क्लियर। तो अब कितने ऑर्बिट इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में? डी के, एस का, पी के 3, ठीक है। तो आप नीचे यहाँ पे ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना दोगे। यहाँ पे आप यहाँ क्या लिखोगे? दीज आर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दीज आर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और एक कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? D2 sp3, ठीक है। इसमें ये अमोनिया चला जाता है, ये अमोनिया है, 1 2 3 4 5 6, ये अमोनिया लिगेंड इसमें फिल हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये अमोनिया लिगेंड इस तरह फिल हो जाएगा, 6 जो अमोनिया है फिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आफ्टर रीअरेंजिंग? नो मैम, सारे पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज डायमैग्नेटिक, इट इज डायमैग्नेटिक,
ठीक है, बिकॉज इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चे। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, क्या फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट, ये फॉर्मूला है। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो n से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करने और मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ जीरो क्यों आया मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर ये जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे dd ट्रांजिशन भी नहीं होगा और ये कैसा कंपाउंड है, कलरलेस, इट इज अ कलरलेस कंपाउंड, ठीक है, क्लियर, क्योंकि कह सकते हैं कि पेयर्ड है सारे इलेक्ट्रॉन, कलरलेस है कंपाउंड, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन आना है बच्चे, याद रखिए आपको एग्जाम, ठीक है, क्लियर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू VBD थ्योरी वी कैन एक्सप्लेन ज्योमेट्री, शेप, ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। बट इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है, इसमें अजम्पशंस ज़्यादा हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि जो वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्यों पेयर अप कर रहे हैं, क्यों अनपेयर, या मतलब क्यों डिफरेंस है इसमें, ठीक है। एक बार पेयर अप हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में और वीक फील्ड के केस में पेयर अप नहीं होता, या वीक फील्ड जो है वो आउटर डी ऑर्बिटल क्यों यूज करता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है ये VBD थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है, ये ड्रॉबैक है इसके, इट कुड नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर ब्रीफली मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं करता है, अजम्पशंस ज़्यादा हैं इसके, ठीक है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि जो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड है उसके कंसेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करता। समझ में आ गई बात, क्लियर। अब इसके बेसिस पे बच्चे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन देखो, अगर ये ड्रॉ कर लिया है तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, मैं करवा रही हूँ खुद क्वेश्चन, आप क्या क्वेश्चन लिखो। राइट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखो भाई, राइट डाउन FeCN6 4 negative, FeCN6 4 negative, FeCN6 4 negative and FeH2O6 FeH2O6 2 positive are of different color. FeCN6 4 negative and FeH2O6 2 positive are of different color in dilute solution. Explain why. Are of different color in dilute solution. Explain why. अब आप चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पर कैसे पता लगेगा दोनों के में किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा सारा ये, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिखोगे, ड्रॉ करके VBD थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना आपने, ठीक है, क्लियर। ऐसे नहीं लिखना, वैसे नंबर नहीं मिलेंगे फिर। अगर आप ऐसे, है वही कंसेप्ट है कि एक पास अनपेयर्ड है, एक पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट इसको आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले FeCN4 नेगेटिव, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2 + 2 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो Fe2 पॉजिटिव के लिए आपने ये ऑर्बिटल ड्रॉ करना है, ऐसे मैंने ड्रॉ किया है, फॉर Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। Fe एटॉमिक नंबर कितना है भाई Fe का, 26, ठीक है। 26 का मतलब क्या है, D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 और S में 2, ठीक है। आगे बात समझे, D6S2, क्योंकि मैंने पहले ही बताया बच्चे, आर्गन 18 कंप्लीट हो जाते हैं, 18 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, S में, 20 हुए, बचे कितने, 6, वो D में जाएंगे, ठीक है। अब हमने कंफिगरेशन किसकी लिखनी है, Fe2 पॉजिटिव, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किससे जाएंगे, S से जाएंगे, इसका मतलब D में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6, सेम यही कंफिगरेशन D6, सेम यही कंफिगरेशन है D6, ठीक है।
क्लियर? और ये साइनाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सेम यही बनेगा जो बना हुआ है बोर्ड पे, ठीक है? सेम यही होगा बच्चे, Fe2 पॉजिटिव सेम यही होगा, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर देगा, ठीक है? ये सेम है इसके लिए, FeCN6 के लिए, ठीक है? अब इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कलरलेस। ये कलरलेस है, ठीक है? इसका क्या कलरलेस है ये, क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, ठीक है? तो सेम यही डायग्राम बनना है, ठीक है? तो पहले आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है, फिर आपने ये लिखना है कि एज FeCN6 4 नेगेटिव हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, दैट्स व्हाई इट इज कलरलेस। यानी ये आपका कंपाउंड क्या है? कलरलेस है, FeCN6 4 नेगेटिव, ठीक है? दिस इज कलरलेस। क्लियर है भाई? ठीक है? एंड व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड FeH2O? इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही होगी, ठीक है? क्लियर? बट H2O क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है? क्लियर? ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये इनर डी ऑर्बिटल यूज नहीं करता, ठीक है? क्लियर? क्योंकि इसमें इतनी टेंडेंसी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर दे, ठीक है? ये बन गया सभी का, हो गया कंप्लीट ये। तो मैम वो ऐसे ही रह जाएगा, वो H2O वाला, मतलब जैसा पहला वाला है। यहाँ तक ठीक है? सामने आ रहा है ये? यस मैम। ठीक है? इसके बाद क्या होगा भाई? यहाँ पे आपने इसके साथ क्या ड्रॉ करना है? 4D 4D ड्रॉ करोगे यहाँ, यू विल ड्रॉ 4D हियर, ठीक है? 4D ड्रॉ करना है आपने। समझ में आ गई बात? ये आउटर डी ऑर्बिटल यूज करेगा, तो यूज आउटर डी ऑर्बिटल, 4D ऑर्बिटल यूज करता है, इनर डी ऑर्बिटल यूज नहीं करेगा ये, ठीक है? क्लियर? यानी 3D 4s 4p के बाद क्या ड्रॉ करोगे? 4D, ठीक है? इसने 4D के 2 ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर? एंड दैट्स व्हाई इट विल शो व्हिच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? sp3d², d के 2 ऑर्बिटल यूज करेगा, ठीक है? क्लियर? आगे बात समझ में? ये जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो कौन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? s का 1, p के 3 और d के 2। टोटल कितने हुए? यानी 1 2 3 4 5 6 sp_d², ठीक है? तो एक s p के 3 और d के 2, 1 2 3 4 5 6, इनको मिला के, ठीक है? एक s 3 p और d के केवल 2 यूज होंगे बच्चे, केवल 2 यूज होंगे, जो बचे हुए वो नहीं यूज होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है? क्योंकि बच्चे इंटरमिक्सिंग का मतलब जितने ऑर्बिटल रिक्वायर्ड है उतने ही हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे, ठीक है? सारे नहीं यूज होते, जितने चाहिए उतने हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे, ठीक है? sp और d² जो एग्जिस्ट करती है हाइब्रिडाइजेशन उसके बेसिस पे, ठीक है? यानी 4s का एक ऑर्बिट यूज होगा, 4p के 3 और 4d के 2, और ये बन जाएगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। दिस इज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है? ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है? और इसमें क्या चला जाएगा? वाटर, ये H2O, ठीक है? तो 6 जो मॉलिक्यूल है H2O के, इसका हाँ ये एज इट इज रहेगा जैसे, ठीक है? क्लियर? इसको पहले इस तरह लिख लेना, 3D 4s 4p एंड देन 4D। आगे बात समझ में? ठीक है? 3D है, 4s 4p एंड 4D। आगे बात समझ में? क्लियर? ठीक है? तो ये इसको नहीं यूज कर रहा है, क्यों नहीं यूज कर रहा है? रीजन क्या है बच्चे? ये वीक फील्ड लिगेंड है, वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, इस करके वो अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज नहीं करेगा, आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल यूज करेगा, ठीक है? और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? s 4s का s है, ठीक है? 4p के 3 ऑर्बिट और 4d के 2 ऑर्बिटल यूज होंगे, और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3d², ठीक है? और ये कंपाउंड कैसा होगा? कलर्ड होगा, बिकॉज ऑफ 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। इट हैज 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिस कंपाउंड इज कलर्ड है कंपाउंड, ठीक है? इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिस कंपाउंड इज कलर्ड, ठीक है? क्योंकि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपका जो कंपाउंड है वो कैसा है? कलर्ड है, ठीक है? क्लियर? ठीक है? तो अगर आपको क्वेश्चन आता है बच्चे कि कभी भी कलर आइडेंटिफाई करना है, अगर थ्योरी, वैसे तो CFT थ्योरी से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो,
ठीक है। अगर थ्योरी लिखी हुई है तो उस थ्योरी से एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। और अगर थ्योरी नहीं लिखी है तो वीबीटी से आप एक्सप्लेन कर देना, वीबीटी से एक्सप्लेन करना अगर थ्योरी नहीं लिखी हुई है, ठीक है। यू विल एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कलर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ वीबीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्लियर। Now note on the next question. बच्चे पहले का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ी ना जीरो होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास? 1, ठीक है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन ऑफ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन ऑफ NiH2O6 2 positive. A solution of NiH2O6 2 positive. NiH2O6 2 positive is green. But a solution of NiCN4 2 negative is colorless. NiCN4 2 negative is colorless. Explain. A solution of NiH2O6 2 positive is green and solution of NiCN4 2 negative is colorless. Explain. बच्चे ये मैंने बताया ना, आपने ये रीजन नहीं देना है। यू हैव टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, ठीक है। नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। आपने ये नहीं लिखना है कि इसके पास अनपेयर्ड है, इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर नहीं मिलेंगे इसके। आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी, ठीक है, क्लियर। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा निकलेगा? 2 पॉजिटिव, क्योंकि H2O न्यूट्रल लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा वैसे। तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 2 पॉजिटिव। सो निकल 2 पॉजिटिव के अकॉर्डिंग सेम कन्फिगरेशन यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है। और मैं ये बता दूं, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है वो इनर और आउटर दोनों यूज करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या आउटर डी ऑर्बिटल्स की उसकी जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, ठीक है, क्लियर। सो यहाँ बच्चे H2O क्या है? वीक फील्ड है ना, तो सेम जैसा पहला स्ट्रक्चर बना वैसे ही बनना है, सेम जैसा मैंने पहला बनाया वैसे ही बनेगा, ठीक है। बट पहले आपने निकल का एटॉमिक नंबर देखना है। कितना एटॉमिक नंबर होता है निकल का? 28। कोबाल्ट 27 है, निकल 28 है वैसे। निकल 28 का मतलब D8S2 और 2 पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन किससे जाएंगे? S से जाएंगे। यानी D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक कितने हैं? 6 हैं, 7, 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन देखो, ठीक है। अब साइन जो आपका वाटर है वो क्या है बच्चे? वीक फील्ड, तो आउटर डी ऑर्बिटल यूज करेगा, ठीक है। ये पेयर अप नहीं करेगा, सेम यही, ठीक है, यही आएगा sp3d², ठीक है। आगे बात समझ में, सेम यही होगा। उसने आउटर डी ऑर्बिटल यूज कर लेने हैं। 4s का 1 यूज करेगा, p के 3 यूज करेंगे और d के 2, ठीक है। and sp3d²। and why it is green in color? due to presence of 2 unpaired electron. कितने unpaired electron है इसके पास? 2 unpaired electron है, ठीक है। due to presence of 2 unpaired electron it is green in color, ठीक है। इसके पास 2 unpaired electron है, तो किस कलर का है? ये ग्रीन कलर का, ठीक है, क्लियर। और अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए पूछेंगे तभी आप निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू 2 unpaired electron, ठीक है। 2 + 2 करके निकल जाएगा इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर। एंड व्हाट अबाउट दिस CN4? CN4 साइनाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चे? 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? DsP²। पहले ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है, क्लियर। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये हाइब्रिडाइजेशन यूज करेगा, DsP², ठीक है। आगे बात समझ में, DsP²। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इसका? सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा निकल का? +2 ही आएगा वैसे। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? कैसे?
साइनाइड का -1 -4 हुआ, -4 उधर के +4 में से 2 गए तो +2, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही आएगा, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, और यही कॉन्फ़िगरेशन है इसकी भी, ठीक है। सेम कॉन्फ़िगरेशन पर फर्क कहाँ पे है, पहले तो ये 4D नहीं यूज करेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, DsP2, यानी ये d ऑर्बिटल यूज करेगा, तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयर अप कर देगा, ठीक है, आगे बात समझ में, यानी ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयर अप कर देगा, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पेयर अप कर देगा। अब d खाली हो गया, d खाली हो गया ना, तो एक d एक s और p के कितने 2, टोटल कितने ऑर्बिटल यूज हुए 1 2 3 4, d का 1, ठीक है, s का 1 और p के 2, ठीक है, टोटल कितने ऑर्बिट यूज हुए 4 ऑर्बिट, ठीक है, 4 टोटल यूज हुए हैं ऑर्बिट, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिट बन जाएगा 1 2 3 4, यानी DsP2, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो जाएगा, हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, जहां पे क्या चला जाएगा साइनाइड 1 2 3 एंड 4। अब इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, दैट्स व्हाई इट इज कलरलेस, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसके कलरलेस है, समझ में आ गई बात, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इसके क्या हैं पेयर्ड, दैट्स व्हाई इट इज कलरलेस, ठीक है। इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड था, एक जो खाली था उसको पीछे भेज दिया इसने, पेयर अप कर दिया और d ऑर्बिटल यूज किया, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी उसमें होगी DsP2, ठीक है भाई, क्लियर। तो कल कुछ और क्वेश्चन हमने इस तरह से देखने हैं, ठीक है, क्योंकि जितना आप इसको पढ़ोगे ड्रॉ करके खुद देखोगे तब समझ में आता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चे, ठीक है, आपने 1-2 बार जब करना है ना, आपको जब आप सॉल्व करके देखोगे क्वेश्चन ना, तो अपने आप कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है, जब तक खुद नहीं करके देखोगे कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, ठीक है। और ये याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स में आना ही है ये, ठीक है, चाहे तो मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा, चाहे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, शेप आ जाएगा, या मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। तो कल मैं कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगी, आपसे ही सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है, और जिसको समझ में नहीं आया मैं दोबारा फिर बता देती हूँ, बट इसके लिए बच्चे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है, नहीं है तो जो मैंने लिखवाई हाइब्रिडाइजेशन वो याद कर लो बस, कि इसमें ये ऑर्बिट यूज़ होते हैं हाइब्रिडाइजेशन, केवल जो टेबल बनवाया है वो याद कर लो बस, इसको नहीं आती है हाइब्रिडाइजेशन तो जो आज करवाया हाइब्रिडाइजेशन वो लर्न कर लो प्रॉपर, ठीक है, वो हाइब्रिडाइजेशन याद कर लो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए ये है, वीक फील्ड के लिए ये, ठीक है, उतना याद कर लोगे दैट इज सफिशिएंट, ठीक है, ओके। तो कल कुछ और एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है बच्चे।